तो चलिए देखिए, पैरामीशियम में पोर्शन चल रहा था पिछली क्लास से। और हम लोग उसका फिगर बना लिए थे, ठीक है। फिगर ड्रॉ हो गया था। अब ये है कि थ्योरी किस तरह से लिखा जाए कि फिगर में अगर हो जाए, फिगर समझ में आ जाए तो उससे तो काम नहीं चलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका थ्योरी भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग हेडिंग देंगे, ठीक है। आप लोग भी, यूट्यूब वाले भाई भी एक बार हेडिंग दे देंगे पैरामीशियम में पोर्शन, ठीक है। और इस तरह से जारी करते हैं। पैरामीशियम में क्या होता है कि मैंने बताया था कि एक निश्चित मुख होता है। अमीबा में क्या देखे थे कि कहीं से भी वो अपना फैला कर उत्पाद वो भोजन ग्रहण कर ले रहा था। लेकिन पैरामीशियम में ऐसा नहीं होता है। पैरामीशियम में एक खास जगह होता है। जिस तरह से हम लोग क्या है कि हम लोग जो हाथ या किसी के थ्रू भोजन नहीं कर सकते हैं। ये एक डिफरेंट मुंह ही है। मुंह के अंदर से ही हमारा भोजन जाएगा, है ना। इसमें हाथ से या फिर पेट से कहीं से भी ऐसा नहीं कि डायरेक्टली हम पेट से इंटर कर देंगे इसमें। नहीं, इसमें क्या होना पड़ेगा, इसमें आपको जो है इसमें क्या होना पड़ेगा, एक निश्चित जो है मुख से ही देना पड़ेगा भोजन, है ना। ऐसा नहीं कि आप जो कहीं से भी भोजन अपने शरीर में डाल सकते हैं। जस्ट उसी तरीके से ये जो पैरामीशियम होता है, इसके अंदर भी, जैसे ये मैंने बताया था कल ड्रॉ किए थे आप लोग, सभी लोग ऐसा समझना। ये पैरामीशियम बेसिकली है, ठीक है ना। ये इस तरह से, और इसका एक निश्चित मुख होता है। ये निश्चित मुख है, इस मुख को बोलते हैं साइटोस्टोम। क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम। साइटोस्टोम के नाम से जानते हैं, ठीक है, इस तरह से। और ये साइटोस्टोम कहलाता है। और ये जो प्रचलन अंग दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं सीलिया, है ना। इसको हम लोग सीलिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको सीलिया बोलते हैं। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं सीलिया, है ना। अगर प्रश्न आता है आपको कि अमीबा का प्रचलन अंग क्या है, तो उसका आंसर होगा कूटपाथ, क्योंकि कूटपाथ से चलता है। लेकिन अगर प्रश्न आएगा कि पैरामीशियम पैरामीशियम जो है किस अंग से प्रचलन अंग करता है, यानी पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है, तो उसका आंसर होगा सीलिया, ठीक है ना। ये सीलिया है और इसी की मदद से चलता है वो। साइटोमोस्टोम इसको बोलेंगे, या फिर इसको बोल देते हैं हिंदी में कोशिका मुख, है ना। कोशिका मुख या साइटोस्टोम के नाम से इसको हम जानेंगे, ठीक है। अब ये जो होती है एक निश्चित मुख होती है, जैसे मैंने बताया था, है ना। इसके अंदर थ्रू ही अंदर लेगा ये जो है इसमें न्यूक्लियस होगा, क्योंकि ये भी एक कोशिकीय जीव ही है। इसमें केंद्रक होगा ही, है कि नहीं, केंद्रक होगा। अब क्या है, केंद्रक इस तरह से है इसमें। तो और ये जो पूरा है, ये है आपका कोशिका द्रव, है ना। कोशिका द्रव ये स्ट्रक्चर आपका है बेसिकली पैरामीशियम का। और ये बेसिकली कहाँ मिलेगा, तो ये भी जिस तरह से अमीबा जहाँ पाया जाएगा ना, उसी के आसपास उसी में आपको मिलेगा पैरामीशियम भी। यानी कि तालाब के जल, है ना, कीचड़ वाला जल जितना भी है उसमें आपको पैरामीशियम मिलेगा। तो हम लोग चूंकि कल इसका विधि जान चुके थे कैसे होता है, उसी को थोड़ा सा मैं रिपीट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है ना। चलिए तो थोड़ा सा हटा लेते हैं और अपना एक बार पोषण की विधि को समझ ले, ठीक है। क्या मैंने बताया कि जो भोजन होता है ना, वह भोजन जो है, जैसे मान लीजिए कि भोजन के कण हो गया इस तरह से, है ना। भोजन के कण, क्या बोलेंगे, भोजन के कण, भोजन के कण। तो ये जो भोजन के कण है, इसके पास ये अपना मुंह लेकर जाएगा ये, है ना। इस तरह से अपना एडजस्ट करके, इस तरह से दाएं बाएं हो करके और एडजस्ट करके अपना मुख को उसके समीप बिल्कुल लेकर जाएगा। और उसके बाद इसको सक कर देगा, यानी खींच लेगा, ठीक है। तो सकिंग करेगा, उसके बाद क्या होगा, तो भोजन चला गया पैरामीशियम के पेट के अंदर, पैरामीशियम के बॉडी के अंदर, है ना, इस तरह से। और ये आपका इस तरह से है, ये भोजन चला गया। और जैसे ही इंटर करेगा, तो मान लिया जाए, चलिए कुछ डायग्राम कर देते हैं। इस तरह से इसका क्या है, केंद्रक है, ठीक है ना। समझिएगा, ये केंद्रक एक तरह के। और जैसे ही भोजन इंटर किया, ये भोजन को ग्रहण किया, तो ये मान लीजिए कि यहाँ आ गया इस तरह से। और ये जो भोजन के कण है आपका, इस तरह से ले लिया उसने,
है ना। इस तरह से आपका भोजन के कण ले लिया। तो ये इसमें हमने ले लिया है भोजन के कण। तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे ही इंटर अंदर आएगा ना, तो इसको एक झिल्ली घेर लेगी, ठीक है, एक झिल्ली घिरा हुआ रहेगा। और इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, इसमें एक रसधानी बन जाएगी। भोजन रसधानी जिसको बोलते हैं, भोजन रसधानी का निर्माण करेगा ना। कल भी हम लोग इसको देख चुके थे। भोजन रसधानी बनाएगा। जिस तरह से अमीबा में हो रहा था उस तरह से इसमें भी होगा। इसका पार्ट है इस तरह से आपका जो है। हम्म, अब ये जो जिसमें आ गया तो इसमें होगा क्या कि इसका जो है डाइजेशन होगा। यानी कि इस पे एंजाइम्स गिरेंगे इसकी दीवार से, और दीवार से जब एंजाइम गिरेंगे ना तो इसका होगा डाइजेशन। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्या है आपका, इसके अंदर लिया गया है ये इस तरह से लिया गया है भोजन के कण। तो इसका डाइजेशन होगा, और जब डाइजेशन होगा ना तो ये जो है ये पीला वाला जो है टूट टूट जाएगा, मतलब कि भोजन के कण जो है टूट टूट जाएगा अपने छोटे छोटे अवयव में। ठीक है, फिर इसका हो जाएगा आपको इस तरह से देखिएगा। फिर आगे होगा इसका, पच गया ये। अब पचने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर रह जाएगा, और ये जो ये चीज़ है ऑब्जॉर्ब होकर के पूरे अपने अ, इसके कोशिका द्रव्य में फैल जाएगा, फैला देगा ये, है ना। और फिर अंत में क्या रहेगा कि जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा, है ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है इस तरह से, जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसको इस तरह से किनारे ले जाएगा, इस तरह से देखिएगा। किनारे ले जाएगा इस तरह से देखिएगा, और यहाँ से इस तरह से समझिएगा एक अस्थाई छिद्र का निर्माण करेगा, एक अस्थाई छिद्र का निर्माण करेगा। और छिद्र का निर्माण करते ही क्या होगा इसमें समझिएगा कि वो जो वेस्ट प्रोडक्ट था इसका ना, ध्यान समझिएगा सभी लोग, दिखाई दे रहा है ना। हाँ, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है, ये क्या होगा कि पूरी तरह से इसमें से जो अपचा भोजन है वो निकल जाएगा। ठीक है ना। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है एक पैरामीशियम के अंदर, जिसे हम लोग जो है पिछले वीडियो में मतलब समझ चुके हैं। अब इसको इसी चीज़ को क्या करना है, लिखवाना है। ठीक है ना, कि भोजन का राजधानी हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है जी, भोजन का पचना हो रहा है, यानी भोजन पच रहा है, भोजन का पचना, ये भोजन पच रहा है। ठीक ना, इस तरह से। और यहाँ पे क्या है, ये अवशोषित होकर के पूरे भाग में फैल रहा है, यानी कि भोजन का स्वांगीकरण हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भोजन का स्वांगीकरण हो रहा है, और अंत में जब फैल जाएगा तो कचरा बच जाएगा, तो यहाँ पे हो रहा है उत्सर्जन, है ना, एक्सक्रिएशन जिसको बोलते हैं। ये सारी प्रक्रिया है। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, लिखेंगे वर्ड टू वर्ड। ठीक है, सब रेडी हैं, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना, लिखिए। ठीक, लिखो। आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिएगा इसमें। हेडिंग तो रहेगा वही हमारा, पैरामीशियम में पोषण में पोषण ही रहेगा। और उसी के अंदर नीचे ना पॉइंट बाई पॉइंट लिखेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसको पॉइंट बाई पॉइंट ही पूरा पॉइंट लिख देंगे इसमें। लिखिएगा इसमें, सभी लोग लिखेंगे। भोजन भोजन के कण, भोजन के कण, भोजन के कण जब पास में रहता है तब 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 पैरामीशियम तब पैरामीशियम सीलिया की सहायता से,
पैरामीशियम सिलिया की सहायता से, सिलिया की सहायता से, लिखते चलिएगा सभी लोग, सहायता से प्रचलन करके, प्रचलन करके के भोजन के समीप पहुंचता है, भोजन के समीप पहुंचता है, समीप पहुंचता है, ठीक है ना, भोजन के समीप पहुंचता है। और और अपना कोशिका मुख, कोशिका मुख जिसे बोलते हैं साइटोस्टोम, है ना, क्या बोलते हैं इसको, साइटोस्टोम। अपना कोशिका मुख की सहायता से, सहायता से कोशिका मुख की सहायता से भोजन, से भोजन ग्रहण कर लेता है, भोजन ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल दम, जैसे कि हमने जिस तरह से हमने डायग्राम बनाया ना, वैसे ही हम लोग लिख रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखोगे क्या करता है, जैसे पास होगा तो वो उसके पास जाएगा, सिलिया के साथ प्रचलन करके जाएगा, और प्रचलन करने के बाद क्या करेगा कि प्रचलन करके भोजन के समीप पहुंचता है और अपना कोशिका मुख की सहायता से भोजन ग्रहण कर लेता है, यानी उसको ग्रहण कर लेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में लिखेंगे। ठीक है है ना, ग्रहण कर लिया, जैसे ही ग्रहण किया इसमें आया तो यानी सबसे पहले क्या बनाएगा, भोजन और राजधानी का निर्माण करेगा। तो लिखते हैं चलिए सर लिखेंगे सभी लोग, इतना के लिए रेडी है सबका, क्लियर इतना है। चलिए आगे के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, अब भोजन, भोजन, अब भोजन चारों तरफ से एक झिल्ली से घिर जाती है, एक झिल्ली से घिर जाती घिर जाती है, है और 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 भोजन रसधानी का, और भोजन रसधानी का निर्माण होता है, का निर्माण होता है ठीक है, चलिए इतना क्लियर हो गया है। मैंने बिल्कुल वही लिखना है जो हमने फिगर में देखा है, फिगर में देखे हैं वही को हमने वर्ड टू वर्ड लिखेंगे, इससे क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी मिलेगी तो आपको जो है आराम से मज़ा भी आएगा और समझ में भी आएगा, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये हो गया आपका चलिए हो गया आगे। अब देखेंगे कि अब 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 भोजन रसधानी, भोजन रसधानी की दीवार, अब भोजन रसधानी की दीवार से से पाचक रस, पाचक रस निकलता है, पाचक रस निकलता है, पाचक रस निकलता है
जिससे जिससे कि जिससे कि जिससे कि भोजन का जिससे कि भोजन का पाचन जिससे कि भोजन का पाचन हो जाता है हो जाता है इस तरह से। यानी कि हम लोग जो दूसरा क्रिया जो था उसको हम लिख लिए। यानी सबसे पहले क्या हुआ, राजधानी आया, इसमें क्या हुआ कि भोजन पच गया। ये भोजन जो कम्प्लेक्स फॉर्म में था वह टूट करके क्या हो गया, छोटे छोटे जटिल से, मतलब कि जटिल से यानी कि सिंपल फॉर्म में आ गया। अब ये भोजन का पचना लिख दिए। उसके बाद क्या मैंने बताया कि जो उपयुक्त तो चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें इसके अंदर थी, उसको इसने क्या किया, झिल्ली ने ऑब्जॉर्व करके और पूरे अपने कोशिका द्रव्य में फैला दिया। और इसी चीज़ को बोलते हैं स्वांगीकरण। ठीक है, तो अब हमें ये लिखना है। तो तीसरा में चलते हैं, तीसरा पॉइंट की ओर। लिख लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से तीसरा पॉइंट में क्या लिखेंगे हम। अब पचे हुए भोजन अब पचे हुए भोजन का पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण अब पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण होता है होता है जिससे जिससे कि जिससे कि भोजन में भोजन में उपस्थित भोजन में उपस्थित पोषक तत्व पोषक तत्व भोजन में उपस्थित पोषक तत्व पूरे कोशिका द्रव्य में पूरे कोशिका द्रव्य में समान रूप से समान रूप से से वितरित हो जाता है वितरित हो जाता है ना। यानी कि हम इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पे भोजन के स्वांगीकरण का परिभाषा भी जान गए कि एक्चुअली होता क्या है। ठीक है ना, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, इसमें से ले करके उसको पूरे कोशिका द्रव्य में फैला देना, ये एक्चुअली होता है भोजन का स्वांगीकरण। ठीक है, अब जो अच्छी चीज़ें थी वो ले लिया, तो जो बच गया कचरा उसको भी शरीर से बाहर निकलना अनिवार्य है, नहीं तो वो भी क्या करेगा, वो पूरी तरह से शरीर को ही गंदा कर देगा। तो जो क्रिया मानव के अंदर भी होती है ये, और ये होती है किसके अंदर, आपका पैरामीशियम के अंदर भी। ठीक है, तो लिखिएगा अब। तो लास्ट में क्या करना है अब, हमें जो कचरा बच गया है यानी उत्सर्जी पदार्थ जो है उसको शरीर से बाहर निकालना है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे हम लोग कि अब अंत में बचा अब अंत में बचा उत्सर्जी, ज़्यादा बेटर रहेगा, अपशिष्ट इस्तेमाल करें। बचा अपशिष्ट पदार्थ है ना, जिसको बोलते हैं वेस्ट मटेरियल वेस्ट मटेरियल। अपशिष्ट पदार्थ को पैरामीशियम पैरामीशियम अपने शरीर से अपने शरीर से
अपने शरीर से एक अस्थाई शरीर से एक अस्थाई छिद्र का निर्माण कर छिद्र का निर्माण कर निर्माण कर निर्माण कर बाहर त्याग देता है। बाहर त्याग देता है, ठीक है ना। तो ये क्रिया संपन्न होती है आपका पैरामीशियम के अंदर। तो हम लोग दो चीज जो देखने वाला था जो इंसान की तरह है, और एक था आपका पैरामीशियम जैसे ही हो गया, और पहले एक पढ़े थे हम लोग अमीबा, और दूसरा ये पैरामीशियम। ये जो है भोजन, क्योंकि ये प्राणी संभोजी है, यानी कि ये हम लोग की तरह, जैसे जिस तरह से हम लोग जो है सॉलिड और लिक्विड के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, वैसे ही ये भी सॉलिड लिक्विड की तरह हम लोगों के जैसा ही भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना। तो ये पढ़ लिए, पैरामीशियम हो गया आपका, अमीबा पढ़ लिए थे पिछले वीडियो में, और ये पैरामीशियम हो गया। अब हमारी बारी है हम लोग यानी कि मानव की, ठीक है ना। तो चलिए, बिना देर किए, आपके एक्साइटमेंट समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा है मानव में पढ़ने के लिए, आप लोग बड़ा बेताबू है ना। तो मानव की जर्नी जो है शुरू करते हैं। हम लोग देखेंगे अपने आप को जो है, क्या करिएगा आप अपने आप को एक्सपीरियंस कीजिए कि कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है मानव के अंदर, ठीक है। बहुत ही ऐसी सिंपल लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा सब, मानव में पोषण। मानव में पोषण। मानव में पोषण, फिर से इसका इंग्लिश हो जाएगा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। मानव में पोषण। चलिए शुरू करते हैं। मानव में पोषण, बढ़ते हैं आगे की ओर, है ना। मानव पोषण जो है प्राणी संभोजन से करेगा ही, यानी ये भी सॉलिड और लिक्विड के रूप में भोजन को ग्रहण करेगा, है कि नहीं। ये सब तो जान चुके हैं। अब क्या है कि मानव में जो पोषण क्रिया होती है ना, वो एक सिस्टम के थ्रू होता है, यानी कि पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं, है ना। तो पहले हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि पाचन तंत्र है क्या, है ना। तो पाचन तंत्र ही से ही संपन्न होता है पोषण क्रिया मानव में बेसिकली। तो चलिए लिखते हैं, पाचन तंत्र लिख करके सबसे पहले हम लोग डैश देंगे। इसमें सबसे पहले छोटा सा हेडिंग देंगे, पाचन तंत्र, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती है एक बार हम लोग जान लेते हैं। देखिए, इसमें क्या है ना कि तीन चीज़ आएगी। तीन चीज़ इसके अंदर है बेसिकली, इसी तीन चीज़ के बारे में पूरा पढ़ना है ना। एक है आपका पाचक ग्रंथियां, ठीक है ना। एक क्या है, पाचक ग्रंथियां, ठीक है। बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोल देंगे इसका, इसको बोलेंगे इंग्लिश में हम डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इस तरह से, ठीक है। दूसरा है जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर, वो है पाचक रस। पाचक रस, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, ये पाचक रस ग्रंथि है ना, इसी से निकलता पाचक रस ही है। और इनमें सब में सबसे इम्पोर्टेंट जो जिसके अंदर ये मौजूद होते हैं, वो होता है आहार नाल।
है ना, जिसको बोलते हैं एलिमिनेटरी कैनाल। एलिमिनेटरी कैनाल, है ना। तो इस तरह से तीन चीज, यानी हम बोलेंगे पाचक ग्रंथियां, पाचक रस और आहार नाल, तीनों के सम्मिलित रूप ही आपका कहलाएगा पाचन तंत्र। इसमें बेसिकली यही तीन चीज है, ठीक है ना। तो चलिए लिखते हैं इसमें। लिख दीजिएगा परिभाषा इसका। परिभाषा हम कैसे दे देंगे, लिखिएगा, लिखिएगा। पाचक रस, पाचक ग्रंथियां, ग्रंथियां, ग्रंथियां तथा आहार नाल, तथा आहार नाल, आहार नाल सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। इस तरह से आपका पाचन तंत्र का डिफिनेशन संपन्न होगा, ठीक है। पाचक ग्रंथि की बात करें, देखिए ग्रंथि जो भी बोलेगा, ग्रंथि बोलेगा, इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं ग्रंथि के बारे में। तो ग्रंथि कर दीजिएगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। क्लास 11th में आपको पढ़ना है डीप में इसके बारे में, ठीक है ना। ग्रंथि है, छोटा सा हेडिंग देंगे आप लोग, एक किनारे बना दीजिएगा ग्रंथि को। देखिए ग्रंथि अगर हम साधारण भाषा में समझे तो ग्रंथि एक ऐसे कोशिकाओं या ऊतक के समूह को बोलते हैं ना, जिसके अंदर से कुछ निकले, ठीक है ना, जिससे कुछ सिक्रेशन हो, ठीक है ना। तो वैसे ये कोशिका ही है, जैसे मान लीजिए कि हमारा सेल का ही रूप है, जिस तरह से हमारा हाथ की ये सब की सेल है ना, वैसे ही सेल ही है। लेकिन वह है ना, बहुत सारा ऐसा सेल बना हुआ होता है उसमें, जिसके अंदर से कुछ निकलता है, ठीक है ना। वो निकलने वाला जो पदार्थ है वह या तो एंजाइम होगा या फिर हार्मोन होगा, है ना। दोनों का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग होता है, बट दोनों में प्रोटीन मौजूद होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है सेक्रेशन के आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया ग्रंथि को। एक बोला गया है बाह्य स्रावी, बाह्य स्रावी, बाह्य स्रावी ग्रंथि, जिसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। और एक बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी, दो प्रकार की ग्रंथियां होती है हमारी बॉडी के अंदर। अब जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, इसके अंदर से निकलता है एंजाइम। क्या निकलता है, सॉरी, हाँ एंजाइम, ठीक है। इसके अंदर से निकलता है एंजाइम्स, ठीक है ना। एंजाइम्स। और जो अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, उससे निकलता है हार्मोन, हार्मोन्स, ठीक है। HARMONES। ये तो पहला क्लैरिटी आ गया होगा कि बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकलेगा एंजाइम, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलेगा हार्मोन। ये पूरी तरह से क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दोनों में क्या सर डिफरेंस क्या है, देखिएगा दोनों ग्रंथि में डिफरेंस है कि बाह्यस्रावी जो होता है ना, वह नलिका युक्त होता है ना, नलिका युक्त, ठीक है, नलिका युक्त होता है। और अंतःस्रावी जो होता है
वह होता है नलिका विहीन। नलिका विहीन मतलब कि डक्टलेस जिसको बोलते हैं। ये डक्ट फुल रहेगा, टी डक्ट में नलिका होता है, डक्ट फुल मतलब कि नलिका युक्त। और ये हो जाएगा डक्टलेस। ठीक है, डक्टलेस और डक्ट फुल होता है। अब इसका मतलब क्या सर? तो देखिए क्या होता है, एक्चुअली नलिका युक्त रहेगा ये तो क्या होता है ना कि स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी में छोड़ेगा। यानी कि जिसके अंदर नली रहे, जैसे कि मुंह के अंदर लार ग्रंथि है ना, आगे पढ़ेंगे आप लोग। तो जैसे सलाइवा जहाँ से निकलता है ना, तालू के ऊपर और तालू के नीचे से दो जगह हमारे लार ग्रंथि होते हैं। तो उसके अंदर से जो लार निकलता है, यानी लार ग्रंथि जो है वह है नलिका युक्त। तो इसलिए ये स्पेशल पार्ट केवल मुख में ही स्रावित करेगा, इससे निकलेगा एंजाइम और नलिका युक्त होगा। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, ये नलिका विहीन है, इसमें नली नहीं पाया जाएगा। इसलिए ये जो है डायरेक्टली अपना सेक्रेशन जो है, डायरेक्टली सेक्रेशन जो है, डायरेक्टली क्या करेगा, ब्लड को के अंदर सेक्रेट करेगा। यानी कि हार्मोन का स्राव जो है पूरे तरह से किस में होता है, ब्लड में होता है, ठीक है ना। लेकिन एंजाइम का स्राव जो है वह स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी होता है ना, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये केवल स्पेशल पार्ट ऑफ बॉडी में होगा ही। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर कोई चीज़ को अगर शरीर में ही रखना है तो उसको ब्लड में डाल दीजिए, वो पूरे शरीर में ही रखेगा, ठीक है ना। और फिर एक आ जाता है कि जो चीज़ को शरीर से बाहर निकालना है किडनी में ट्रांसफर कर दीजिए, वो शरीर से बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो चूंकि क्या है कि ये जो है ब्लड में गया है जो, तो चूंकि वो पूरे बॉडी में जाएगा, अगर वो पूरे बॉडी में जाएगा तो इसका प्रभाव जो होता है ना हार्मोन का, वो पूरे बॉडी पे पड़ता है। जैसे कि अगर, जैसे क्या होता है कि आप जिसको बोलते हैं किशोरावस्था पहुंचने के बाद अगर बॉडी के अंदर से क्या होता है, हार्मोन का स्राव होते हैं, तो उसका प्रभाव पूरे बॉडी में पड़ता है, ठीक है ना। तो यही बोलते हैं कि हार्मोन का प्रभाव पूरे बॉडी में पड़ेगा, लेकिन एंजाइम का प्रभाव केवल स्पेशल पार्ट ऑफ द बॉडी पड़ेगा, ठीक है ना। ये दोनों में डिफरेंस हो गया हल्का सा, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होंगे। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर तुमको मिलेगा बाह्य स्रावी के लिए, बाह्य स्रावी के रूप में आपको मिलेगा लार ग्रंथि। इससे पहला जो है ग्लैंड लार ग्रंथि, ठीक है, ये बाह्य स्रावी है, बाह्य स्रावी है, ठीक। दूसरा की बात करें, जैसे ही आप लार ग्रंथि से आगे बढ़ते हैं तो आप आ जाते हैं अमाशय में। और अमाशय के अंदर जो दीवारें हैं वो भी क्या है, वो भी बाह्य स्रावी की तरह ही काम करेगा। तो अमाशयी, या जिसको बोलते हैं जठर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसके अंदर क्या है, जठर ग्रंथि कर देते हैं, जठर ग्रंथि। तो जठर ग्रंथि भी किसकी तरह काम करेगा, बाह्यस्रावी की तरह ही काम करेगा। उसके बाद आपको आ जाता है अग्न्याशय। अग्न्याशय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रियाज, ठीक है ना। पैंक्रियाज इस तरह से है, अग्न्याशय में पाया जाता बोलते हैं। और पैंक्रियाज जो है दोनों की तरह काम करता है। अगर मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर दूँ, ऐसे मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा इस पर, ग्लैंड्स पर, लेकिन छोटा सा इंट्रोडक्शन दूँ तो ये एक्सो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह कार्य करता है। अब जैसे थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी, है ना। ये क्या है कि ये अग्न्याशय का फिगर है ना, डायग्राम है। अगर इसको हल्का सा देखेंगे हम लोग, चलिए देखिए, ये अग्न्याशय जो है इसके अंदर दो चीज़ होता है। एक कोशिकाओं का समूह होता है, एक्चुअली इसका प्रेजेंस थोड़ा सा अलग होता है, बट हम इसको समझाना है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रेजेंस अलग बनाऊंगा। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि सेल का समूह होता है, तो ग्रुप में सेल रहता है इस तरह से, कहीं कहीं, है ना। इस तरह से ग्रुप के रूप में सेल है, इस तरह से ग्रुप बन गया, ठीक है, इस तरह से आपका ग्रुप बन गया, ठीक।
और ये सेल का समूह है। और दूसरा है आपका एक लिक्विड है, इस तरह से लिक्विड पार्ट भी होता है इसके अंदर, है ना, ये लिक्विड पार्ट होता है। तो अब क्या है कि इसमें दो पार्ट है, एक लिक्विड पार्ट है, एक आपका सेल पार्ट है। तो जो लिक्विड पार्ट है ना, लिक्विड पार्ट है वह वो एक्ट एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। यानी कि आपका जो लिक्विड पार्ट इसमें है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड किस तरह काम करेगा, और उसमें से इंसुलिन निकलेगा, इंसुलिन का स्राव होगा। यानी इंसुलिन का स्राव जो जो करता है अगर अग्नाशय से, तो वह एक्सोक्राइन ग्लैंड से यानी बाह्य स्रावी की तरह काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये जो है, इसमें क्या होता है कि सेल से, जो सेल से स्रावित हो रहा है, नहीं एक मिनट सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया इसमें। अ, ठीक ठीक है ठीक। देखिए समझिएगा इसमें क्या है, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। जब ये जो एक्सोक्राइन के रूप में काम करेगा लिक्विड, ये ना, इसके अंदर से क्या है कि निकलेगी इसका स्राव, और इसमें से निकलेगा, आपको पढ़िएगा आगे, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, आगे बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं, न्यूक्लियस, फिर निकलेगा आपको लाइपेज। ये सब जो है बॉडी के अंदर जितने भी डाइजेस्टिव जूस के रूप में काम करेगा। ये हमारे पोषक तत्व में जो जो पढ़े हैं ना, प्रोटीन वगैरह ये सब, तो उसको पचाने का काम करेगा। जैसे ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाएगा, न्यूक्लियस न्यूक्लिक अम्ल को पचाएगा, लाइपेज जो है वसा को पचाएगा, है कि नहीं। तो ये सब हम लोग देखेंगे इसको कैसे डाइजेस्ट होता है। तो एक्सोक्राइन की तरह आपका काम करेगा कौन, यानी ये सब देगा, इसलिए ये एक्सोक्राइन की तरह काम करेगा। लेकिन जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स जो है इसके अंदर है, वह तीन तरह के सेल होते हैं इसके अंदर, याद रखिएगा। तीन तरह के सेल कौन कौन है, एक होता है अल्फा सेल्स, ठीक है, एक होता है बीटा सेल्स, और एक होता है गामा सेल्स, ठीक है। तो तीन तरह के सेल पाए जाते हैं इसके अंदर। अब जो अल्फा सेल है ना, इसके अंदर से जो है स्राव होता है इसके अंदर से स्राव होगा ग्लाइकोजेंस का, ठीक है ना, इस तरह से। बीटा सेल से स्राव होगा आपका इंसुलिन का, और गामा सेल से स्राव होगा सोमैटोस्टेरिन का, है ना, सोमैटोस्टेरिन, ठीक है। तीन तरह के सेल पाए जाते हैं इसके अंदर, और तीनों का जो है स्राव से क्या है, अल्फा सेल से मैंने बताया ग्लाइकोजिन, है ना, बीटा सेल से इंसुलिन, और गामा सेल से सोमैटोस्टेरिन। ये जो है, चूंकि इसके अंदर ये तीनों के तीनों क्या है, हार्मोन है ना, ये पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर शॉर्ट में देखा जाए तो इंसुलिन का काम क्या है कि ब्लड के अंदर से जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज को सेल में पहुंचाना है, सेल के अंदर, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो इससे एनर्जी बने, ठीक है ना। ये काम किसका है, इंसुलिन का, ठीक है। और आपका जो ग्लाइकोजिन का काम है कि यदि, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते समय एनर्जी लॉस हो रही है, यानी एनर्जी मिल रही है हमको, तब नहीं पढ़ा पा रहा हूँ मैं। इसलिए इस समय क्या है ना कि ग्लाइकोजिन करेगा क्या कि वापस से जो लीवर में हमारा जो भोजन जमा है एनर्जी के रूप में, जो भोजन खाए हम लोग जो है, ग्लूकोज फिर ग्लाइकोजन के बन करके क्या हुआ, उसमें लीवर में जमा हो चुका है। तो लीवर से एनर्जी को वापस ग्लूकोज में बदलना, और बदल करके ब्लड के अंदर लाना, ताकि वो सेल में जाए लेकर के, ठीक है ना। तो ये लाना है, यानी कि ब्लड में जो है, ब्लड में इसको ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाना काम है किसका, ग्लाइकोजेन का। और इंसुलिन का काम है कि ब्लड के अंदर से ग्लूकोज को निकाल करके सेल में पहुंचाना, ठीक है। ये काम दोनों का है। और सोमैटोस्टेरिन जो है बेसिकली हार्ट के फंक्शंस, या फिर जो भी आहार नल है ना, एलिमेंट्री कैनाल, उसके फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ये था हमारा शॉर्ट में ग्रंथि के बारे में, है ना। ताकि ग्रंथि में हम थोड़ा जान जाएंगे तो हम लोग क्या क्लैरिटी मिलेगी एक तरह से चैप्टर्स को समझने में, और अच्छा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ग्रंथि संपन्न होता है। तो आपका अग्नाशय हो गया,
और एक फिर है आंत का, तो आंत वाला भी जो है बाह्य स्रावी की तरह ही कार्य करेगा। ठीक है। हाँ, चलिए देख लेते हैं एक बार कि क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग आज। हाँ, ये था पैरामीशियम है, चूंकि हमने इसकी शुरुआत हो गई थी पिछले वीडियो से ही, और इसमें हम लोग जो है पैरामीशियम का पूरा डायग्राम कर भी समझ गए थे, ठीक है ना। लेकिन आज भी मैंने कोशिश किया है ताकि आपको समझने में लिखने में दिक्कत ना हो, इसके लिए। हाँ, आप देख लीजिएगा पिछले वीडियो में जा करके। और ये पूरे तरीके का मैंने समझाया, इसमें आगे क्या है, इसको मैंने जो भी चीज़ें समझाया था उसको मैंने वर्ड टू वर्ड लिख भी दिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। और ये क्या है, इस तरह से आपका संपन्न हो जाता है पैरामीशियम पोषण। उसके बाद मानव पोषण शुरू होता है। ये सबसे पहले पाचन तंत्र ही है जो पोषण का काम करता है, ठीक है ना। तो पाचन तंत्र में तीन चीज से बना है ये, पाचक ग्रंथियां से, पाचक रस से और आहार नाल से, ठीक है। इसमें जैसे कि तीनों को मिला करके पाचन तंत्र बोलेंगे। डिफिनेशन भी लिख दिया हम लोग। अब क्या है, फिर हम लोग ग्रंथि के बारे में देख रहे थे। तो ग्रंथि हमारे शरीर में दो तरह की होती है ना। एक को बोलते हैं बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक को बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। बाह्यस्रावी मतलब कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी मतलब कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बाह्यस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं एंजाइम, और वो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी ही होते हैं, पूरे बॉडी में नहीं जाते हैं, केवल स्पेशल पार्ट में। और ये होते हैं नलिका युक्त, ये नलिका विहीन होते हैं, इससे हार्मोन निकलते हैं और डायरेक्टली ब्लड में गिरता है। ठीक है, ये देख लिए। आगे है, इसमें क्या देखिए हमने, लार्स ग्रंथि जो है बाह्यस्रावी की तरह काम करेगा, जो हमें पाचन तंत्र में लेने हैं। जठर ग्रंथि वही बाह्यस्रावी की तरह काम करेगा। अग्न्याशय दोनों की तरह काम करेगा, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इसलिए इसको जो है मिश्रित ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित ग्लैंड, मिश्रित ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। और हाँ, एक चीज़ और, ये जो लैंगरहैंस की दीपिका होती है, आपको पता होगा कि इसको सेल को ना पहली बार खोजने वाले वैज्ञानिक थे लैंगरहैंस, ठीक है। और चूंकि पढ़े होंगे आप लोग कि जो चीज़ ऐसे धरती हो एक जगह और उसके चारों तरफ पानी हो, तो उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं ना। उसी तरीके से क्या है कि जो सेल है ना, इसके चारों तरफ क्या है, लिक्विड भरा हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं लैंगरहैंस का द्वीप, क्योंकि लैंगरहैंस वैज्ञानिक हो जाते हैं, इसको लैंगरहैंस का द्वीप बोलते हैं, है ना, इस तरह से। और ये जो कोशिका है ना, ये तीन तरह के होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। लिक्विड पार्ट काम करता है एक्सोक्राइन की तरह, और जो सेल वाला है ये काम करता है एंडोक्राइन की तरह। क्यों? क्योंकि एक्सोक्राइन में निकलता है ट्रिप्सिन, न्यूक्लियस, लाइपेज, क्योंकि ये केवल भोजन पाचन तक संपन्न रहेगा। और उसके बाद जो ये जो सेल है ना, इसके अंदर से तीन चीज़ निकलेंगे, इसमें से अल्फा से निकलेगा ग्लाइकोजन, है ना, बीटा से निकलेगा इंसुलिन, गामा से निकलेगा सोमेटोस्टेरिन। अल्फा से जो ग्लाइकोजन है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि हमारा जो भोजन ग्लूकोज लिए हम लोग, वह लीवर में जमा हो चुका है भोजन के रूप में, यानी भविष्य के भोजन के रूप में, उसको जो है क्या करेगा, वो ब्लड के अंदर देगा, ठीक है। और ये जो बीटा काम करेगा, ब्लड से जो है ग्लूकोज को, वही ग्लूकोज जो इसको इसने ये लाया था, है ना, इसको ये कहाँ भेजेगा, सेल में, ताकि उसका ऑक्सीकरण से क्या बने, ऊर्जा बने। और बाकी जो सोमेटोस्टेरिन है, ये आपको बता दिया गया कि आहार नाल इस सब के फंक्शंस को कंट्रोल करता है, देखता है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, बाकी चीज़ों को दो तीन बार वीडियो घुमा करके देख लीजिएगा, क्लैरिटी आ जाएगी आपको। और नोट्स प्रॉपर रूप से तैयार कीजिए। बाकी शेष क्लास से जो है हम लोग शुरुआत करेंगे माधुर्य पाचन का अगले क्लास से, है ना। धन्यवाद।